प्रिय विद्यार्थियों, RCI एज हब बानसूर की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पुनः चर्चा करेंगे प्रकाश का अपवर्तन, हमारा टॉपिक चल रहा था। आज हम इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे। प्रकाश का जो अपवर्तन होता है उसके उदाहरण क्या क्या हैं, क्या क्या एग्जाम्पल हैं हमारे दैनिक जीवन में इसके। तो पहला एग्जाम्पल है कांच के स्लेब द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। आप ध्यान रखना, आपकी 12वीं क्लास में कि माइनर प्रैक्टिकल भी है इसका, कि कांच के हम स्लेब से कैसे अपवर्तन को हम सिद्ध कर सकते हैं, कैसे हम उसके द्वारा पारस्परिक विस्थापन का मान निकाल सकते हैं। देखिए, तो हम इसके लिए एक पहले छोटी सी कांच की पट्टिका लेते हैं इस प्रकार से। माना कि ABCD कोई कांच की पट्टिका है, इस प्रकार से ये कांच की पट्टिका है। माना यहाँ से कोई प्रकाश किरण इसमें प्रवेश करती है, ये हमको अभिलंब मान लेते हैं। यहाँ प्रकाश किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है अपवर्तन के पश्चात। यहाँ पुनः एक अभिलंब लेते हैं, लंब डाल लेते हैं, और यहाँ पे ये प्रकाश किरण जो है इससे दूर हट जाती है। अगर हम इस किरण को ऐसे डैश डैश में आगे की तरफ बढ़ाते हैं, इस प्रकार बढ़ाते हैं, तो इनके बीच में ये जो दूरी है इसको D से दर्शाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं D से। माना कि हमारा कोण अगर I है तो हम इसको R1 मान लें, इसको I1 मान लें, हम इसको I2 मान लें, और हम इसको R2 भी मान सकते हैं इसको। ठीक है, ये हमारा विरल माध्यम है, क्योंकि हमारे प्रकाश पहले वायु से और कांच की पट्टिका में प्रवेश कर रहा है। विरल माध्यम, ये कांच की पट्टिका है तो ये हो जाएगा सघन माध्यम, ये हो जाएगा सघन माध्यम, और ये हमारा ये विरल माध्यम है। यहाँ पुनः बाहर निकल रहा है तो ये हो जाएगा पुनः सघन माध्यम, सघन माध्यम, और ये बाहर आ जाएगा विरल माध्यम। और ये जो डिस्टेंस है इसको हम कहेंगे, ये कहलाएगी पार्श्विक विस्थापन। जी हाँ, इसको पार्श्विक विस्थापन कहा जाता है, पार्श्व विस्थापन, इसको कहेंगे पार्श्विक विस्थापन। देखिए ध्यान दो, ये हमारे एक छोटा बता रहा था आपको मैं कि हमारे एक छोटा मिनी प्रयोग भी है, लघु प्रयोग भी है। कांच की पट्टिका अपन लेते हैं, अपन यहाँ से प्रकाश किरण को प्रवेश करवाते हैं। ये देखो विरल से कहाँ जा रही है, सघन में, क्योंकि ये वायु से कहाँ जा रही, कांच की पट्टिका में प्रवेश कर रही है। अब अपन नियम जानते हैं अपवर्तन का। क्या नियम ये होता है कि भाई जब भी कोई प्रकाश किरण यदि वह विरल माध्यम से सघन माध्यम प्रवेश करती है तो उसका प्रकाश का वेग कम हो जाने की वजह से वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर घूम जाती है, मुड़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ देखो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अपने पथ से, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, बल्कि ये इधर जाना चाहती थी लेकिन अपवर्तन घटना की वजह से अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। राग देखिए, जैसे ये यहाँ प्रवेश करती है इस पट्टिका पर, यहाँ पुनः अब ये कांच से कहाँ जाएगी, वायु में, सघन से कहाँ जाएगी, विरल में। यहाँ इसका वेग कम हो जाने की वजह से वेग कम हो जाता है, और यहाँ वेग कम होने की वजह से यह विलंब से दूर हट जाती है। जो प्रकाश किरण पहले यहाँ आपतित हो रही थी, हम इसको जब आगे की ओर बढ़ाते हैं डैश डैश में, तो ये किरण और जो लास्ट में जो किरण अपवर्तित है, जिसका अपवर्तन हुआ है, इसके बीच में जो हम दूरी मापते हैं, जो डिस्टेंस मापते हैं, इसको भाई पार्श्विक विस्थापन कहा जाता है। क्या नाम हो इसका, इसको कहेंगे पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन को स्मॉल d द्वारा दर्शाया जाता है। यानी ये जो किरण है, यानी फर्स्ट में जो आपतित किरण है, ये लास्ट वाली जो किरण अपवर्तित है इसके समांतर हो जाती है, और इनके मध्य की दूरी है, इस दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहा जाता है। तो ये था कांच की पट्टिका द्वारा अपवर्तन। इसमें एक बात ध्यान रखेंगे आप इसमें, जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे कि भाई आई का मान देखो, यहाँ इस कंडीशन में आई का मान ज्यादा होगा R से। जब आई का मान अगर ज्यादा होगा R से तो निश्चित है कि N2 का मान भी 1 से क्या होगा, ज्यादा होगा, और इस कंडीशन में जो हमारी प्रकाश किरण है वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है।
दूसरी हमारी कंडीशन ये है कि जब जैसे ही देखो, जैसे ही आप देखो यहाँ तो आपतन कोण का मान ज्यादा है, इसका मान कम है, यहाँ देखो उल्टा है, यहाँ इसका मान कम है और इसका मान ज्यादा है, यानी यहाँ तो I1 का मान क्या है, ज्यादा है R1 से। तो अगर ये ज्यादा है R1 से, निश्चित है कि भाई अपवर्तनांक का मान ज्यादा होगा इससे, भाई ये कांच है, ये वायु है, तो निश्चित है कि N2 का मान क्या होगा, ज्यादा होगा इससे, एक से, इससे क्योंकि एक है, क्योंकि वायु का अपवर्तनांक एक होता है इसलिए। और देखो यहाँ उल्टा हो जाएगी, यहाँ पे क्या होगा, इस कंडीशन में R2 का मान ज्यादा होगा I2 से, तो इसमें क्या होगा कि N21 का मान एक से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो, क्योंकि यहाँ पे ये सघन माध्यम है और ये क्या है, विरल माध्यम है, यहाँ पे अपवर्तनांक है, क्योंकि इसका अपवर्तनांक कम होगा वायु की तुलना में, तो ज्यादा होगा इसका वायु की तुलना में, यानी यूं कहे कि वायु का अपवर्तनांक कम होगा इसकी तुलना में, तो यहाँ N2 का जो मान है वो एक से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एक से कम होगा, क्योंकि यहाँ पे R, तो यहाँ पे I2 का जो मान है वो क्या है, कम है, यानी यहाँ R2 का मान क्या है, ज्यादा है I2 से, यूं कह सकते हैं। तो जब R2 का मान अगर ज्यादा है I2 से, तो वहाँ अपवर्तनांक का मान भी क्या होगा, एक से कम होगा। लेकिन जब आपतन कोण का मान अगर ज्यादा होता है R से, तो उस कंडीशन में अपवर्तनांक का मान भी एक से ज्यादा होगा। ठीक है भाई, देखो आप यहाँ यूँ कह सकते हो कि सर आपने एक क्यों लिया यहाँ पे, भाई N2 का मान एक से अधिक क्यों हुआ, क्योंकि देखो वायु से कांच और कांच से वायु, दोनों में क्या आ रहा है, वायु और कांच आ रहा है। वायु का अपवर्तनांक जो है लगभग एक मानते हैं, ठीक है, लगभग, इसलिए हम एक से इसकी तुलना करते हैं, क्योंकि यहाँ वायु है और यहाँ कांच है, तो यहाँ अपवर्तनांक ज्यादा किसका हुआ, कांच का, इसलिए N2 का मान एक ज्यादा हो गया। यहाँ देखो प्रकाश कहाँ प्रवेश कर रहा है, कांच से वायु में जा रहा है, तो निश्चित है कांच का अपवर्तनांक ज्यादा होगा, इसलिए इसका मान ज्यादा हुआ, और यहाँ अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस कंडीशन में यहाँ पे ये दोनों जो कंडीशन यहाँ पे काम में लेते हैं, ठीक है। और इसके बीच जो विस्थापन है इसको हम कहेंगे पारसिक विस्थापन, इसको D द्वारा दर्शाया जाता है। तो ये हमारा तीसरा वीडियो था एग्जाम्पल का। इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम अगले वीडियो में अगला एग्जाम्पल के साथ अध्ययन करेंगे। थैंक यू।